गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और मज़ा आ रहा है पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई हो रहा है। आप लोग पिछला क्लास का न्यूमेरिकल बनाए हैं जी? बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? भाई मेरे अगर नहीं बनाए हैं तो आप देखिए, थोड़ा बहुत अगर आप में कहीं प्रॉब्लम है तो देखिए, लेकिन बाद में फिर भी आप अपने से सोल्व करके देखिएगा कि हमसे सोल्व हो पाता है कि नहीं। ठीक है, तो हमने पहले कौन सा क्वेश्चन दिया था मुझे नहीं याद है। चलिए मैं 7A बनाता हूं पहले। कहता है बाबू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 200 ml। जी हाँ, वॉल्यूम कितना दिया बाबू? 200 ml। ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है बाबू। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम 200 ml ऑफ 6% यूरिया। डू यू नो 6% यूरिया? डू यू नो माय फ्रेंड 6% यूरिया? इट मींस 6 ग्राम यूरिया। 6 ग्राम यूरिया, है ना। एंड द वेट ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम पर मोल। दैट इज W1 एंड दिस इज M1। क्लियर? अब क्या कहता है बाबू? एंड 200 अगेन बाबू, फिर से बाबू दूसरा एक है, उसका वॉल्यूम क्या है? 200 ml है। 200 ml, ठीक है, ऑफ 18 ग्राम ग्लूकोज। जी हाँ, 18% ग्लूकोज। 18% ग्लूकोज। डू यू नो ग्लूकोज? 18 ग्राम 18 ग्राम 18 ग्राम ग्लूकोज, इट मीन्स 180 ग्राम पर मोल। 180 ग्राम पर मोल। क्लियर? एट 27 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, टेम्परेचर क्या है बाबू? 27 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन एट 20। देखिए बाबू, टेम्परेचर दोनों के लिए बाबू 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा है, दोनों का मिक्सचर की बात कर रहा है, तो दोनों तरफ टेम्परेचर सेम ही होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस सॉल्यूशन को अगर हम फर्स्ट सॉल्यूशन कहें, उसको हम लोग सेकंड कहें, तो इसको हम कह दे रहे हैं V1, pi1, W1, है ना, M1, T1। इसको 300 केल्विन लिख सकते हैं। जी हाँ, आप लिख सकते हैं T2 300 केल्विन, W1, M1, है ना जी, V1। अब बाबू क्या कह रहा है कि दोनों को मिक्सचर करने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो भाव तो आपका टोटल वॉल्यूम तो हो जाएगा 400। ये तो बाबू हिंट में भी दिया हुआ है कि वॉल्यूम जो है सब पहले 400 कर लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। पाई इक्वल टू pi1 प्लस pi2, बस सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है पुट करके। चलिए, तो पाई वन बोले तो W1 इंटू R इंटू T बाई T1 कर देते हैं, M1 इंटू V2 वॉल्यूम इन लीटर, प्लस W2 इंटू R इंटू T2 बाई M2 इंटू V2। क्लियर? अब देखिए बाबू, यहाँ से कुछ कॉमन भी लिया जा सकता है। कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो दोनों में सेम ही है, जैसे V हो गया, T हो गया, R हो गया। इस सब का वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स है दोनों में। चलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं R इंटू T। इसको T1 T2 बाबू रखिए, लेकिन आप जानते हैं कि T1 और T2 दोनों इक्वल ही हैं, इसलिए आप कॉमन ले सकते हैं बाई V1। भाई V1 और V2 भी इक्वल ही हैं, दोनों को ऐड करने के बावजूद हो जाएगा 400 केल्विन। अगर आपको इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पहले ऐसा करिए ना कि सब का वैल्यू पुट कर लीजिए, फिर आपको आराम रहेगा कॉमन लेने में, कोई टेंशन नहीं। W1 का वैल्यू क्या है जी? 6 ग्राम, 0.0821, ठीक है, 0.0821 प्लस T1 कितना बाबू? 300 केल्विन बाई M1 कितना है, कहाँ गया M1? 60 इंटू 400। जी हाँ, V1 V2 नहीं, पूरा एक वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि मिक्सचर हो गया ना, तो आपको 400 रखना होगा। W2 का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W2? 18 ग्राम ग्लूकोज इंटू 0.0821 इंटू 300 बाई M2 180 इंटू 400। जी हाँ, V1 V2 कुछ नहीं बाबू, क्योंकि दोनों मिक्सचर है। मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें मेन पॉइंट यही है मेरे भाई कि वॉल्यूम जो पुट करना है वो मिक्सचर पुट करना है। अब बाकी अपना सोल्व कर लीजिए, यहाँ से कैलकुलेशन करना आपको है, चाहे आप पहले ही तीनों को कॉमन लेके आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने दोनों तरीके बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे अपना यूज कीजिए और आंसर तक ले जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन 6A था बाबू, कहता है कि ए 5% ऑफ केन शुगर 5% ऑफ केन शुगर is isotonic with 0.877% solution of urea. Find the molar mass of urea. जी हाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, मैं इसको मिटा दूं। बाबू क्या कह रहा है कि एक आइसोटोनिक, हमने आपको कल बताया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप बता सकते हैं व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक क्या होता है बता सकते हैं आप? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, भाई आइसोटोनिक उसको बोलते हैं जिसमें दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है ना। आइसोटोनिक बोले तो π1 इक्वल टू π2। ये सबसे बड़ा पॉइंट है बाबू आइसोटोनिक में, ये सबसे पहला बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हिंट में भी दिया हुआ है π1 इक्वल टू π2, है ना। अब सबसे बड़ा बात है ना बाबू की परसेंटेज की बात है, तो परसेंटेज मतलब तो 100 ही लेंगे, तो दोनों का तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा। तो अगर इसमें अगर देखते हैं बाबू आइसोटोनिक में, तो फॉर्मूला हमने कल बताया था एक तो N1 इक्वल टू N2, कब? जब V1 और V2 क्या हो? बराबर हो। अच्छा V1 V2 इक्वल क्यों रहेगा पता है आपको? क्योंकि दोनों का 100 ही रहेगा, परसेंटेज में है ना। अब N1 W1 बाई M1 सॉरी W1 बाई M1 इक्वल टू W2 बाई M2, ठीक है। अब W1 क्या है बाबू? 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, 5% मतलब 5 ग्राम, इसका वेट 342। W2 क्या है? W2 क्या है? 0.887%, तो 0.877 पुट कीजिए बाई M2 रहने दीजिए। हम जानते हैं कि यूरिया का वेट आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यही निकालने के लिए कही रहा है, तो आप निकाल के देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। जी हाँ, आप कैलकुलेट करिए। वैसे ही क्वेश्चन नंबर एक और था, क्वेश्चन नंबर शायद 7 था, 7। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सेम क्वेश्चन ये भी है बाबू, क्वेश्चन नंबर 7। ये 1 नहीं है बाबू, सॉरी कितना था बाबू? 6A क्वेश्चन था, 6A। और ऐसा ही बिल्कुल सेम है, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें भी, W1 बाई M1 इक्वल टू W2 बाई M2। सोल्व कर लीजिएगा इसको। जी हाँ, क्योंकि उसमें परसेंटेज है तो वॉल्यूम तो 100 ही रहेगा दोनों के लिए ना, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आता है बाबू 4.845%। जो आंसर आएगा वो परसेंट में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हमारा न्यूमेरिकल्स था, है ना। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। मैं थोड़ा आपको हिंट देते रहता हूं ताकि आप प्रॉब्लम में ना पड़े और ज्यादा आपको समस्या ना हो और टाइम भी वेस्ट ना हो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक डिफिनेशन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखे तो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। जी हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हमने बताया था लेकिन लिखवाया नहीं था। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस लिखिए। when the pressure of solution when the pressure of solution increase then the particles of solvent passes through SPM towards solvent is called reverse osmosis। भाई हमने बताया था ऑस्मोसिस आप लोगों को कि यहाँ पे ये एसपीएम है, कुछ है बाबू एसपीएम है, और ये सॉल्वेंट है, ठीक है ना, और एक कुछ है बाबू सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या होता था ना कि सॉल्वेंट से ना पार्टिकल सॉल्यूशन में जाता था, ठीक है ना। तो भाई इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? ऑस्मोसिस बोलते थे। कब? जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाता था, ठीक है ना, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट किया जाता था, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन किया जाता था, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इस प्रोसेस को रोकने के लिए, इसके पार्टिकल्स को न जाने के लिए हम लोगों ने एक प्रेशर अप्लाई किया था। वो नेचुरल प्रेशर भी हो सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर भी हो सकता है। तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते थे? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब क्या है ना कि कभी कभी अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है,
ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन का अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, और जब प्रेशर ज्यादा होता है तो अंदर के पार्टिकल्स जो है वो उधर चले जाते हैं। ध्यान रखिए, इधर से पार्टिकल्स इधर चले जाते हैं, ठीक है। इसी को जब उल्टा होता है ना तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस तो होता ही है, उसका रिवर्स, इधर से इधर गया तो ऑस्मोसिस, इधर से इधर गया तो रिवर्स ऑस्मोसिस। सीधा बात यही है। इसको आप कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट ट्रेवल थ्रू या पासेस थ्रू एसपीएम, है ना, सॉल्यूशन फ्रॉम सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन से किधर जाता है बाबू, सॉल्वेंट की ओर, दैट इज नोन एज क्या बाबू, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं आप, कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाएगा, डायल्यूट की ओर, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर बोल सकते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड रिवर्स। कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, बस ऑस्मोसिस को उल्टा कर देना है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन ऐसा कब होता है, जब अंदर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, सॉल्यूशन का प्रेशर हाई हो जाता है, तब ऐसा होता है। चलिए, तो यह था बाबू रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। अच्छे से एक लाइन का डिफिनेशन था, लेकिन जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे बाबू, एबनॉर्मल सॉल्यूशन। एबनॉर्मल सॉल्यूशन, जी हाँ, आप लोग एबनॉर्मल इंसान देखे होंगे, एबनॉर्मल सॉल्यूशन भी होता है। अब एबनॉर्मल सॉल्यूशन कहां से आ गया मेरे साथियों, इसको समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मल क्या होता है, जो हम लोग करते हैं जनरली, जो हम लोग कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, नॉर्मल काम है। लेकिन कोई पहाड़ पर से कूद जाता है, एवरेस्ट पर से कोई छलांग लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल, जो बिल्कुल अलग होता है, जो आप सोच नहीं सकते, है ना, जो आप करते हो बिल्कुल उसका उल्टा पलटा करते रहते हो, उसको एबनॉर्मल इंसान बोलते हैं, मतलब पागल। जी हाँ, जो रूल से हट के है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल। अब बाबू समझना यही है ना कि एबनॉर्मल होता क्या है। बस एबनॉर्मल कुछ नहीं है। देखिए क्या है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं सीपी बोले तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जी हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बाबू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि पूरा प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है। जी हाँ, पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे बाबू मैं एग्जांपल देता हूं कि एक सॉल्यूट है, क्या बाबू, एक सॉल्यूट, हाँ सॉल्यूट है एगो, और इसको हमने डाल दिया कहाँ, सॉल्यूशन में, अजा के अंदर 2 गो हो गया। हम डाले थे के गो, एगो, आई हो गया के गो, 2 गो, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि हम सॉल्यूट डाले थे 2 गो, अब अंदर जाके हो गया के गो, एगो, पूरा एगो हो गया, बड़ा हो गया, थोड़ा सा साइज बढ़ गया, साइज छोटा हो गया, समझ रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बाबू, एबनॉर्मल सॉल्यूशन। अब क्या होगा वो समझिए, आप जो सॉल्यूट डाले हैं तो कैलकुलेशन कीजिएगा अपन हिसाब से, जो नियम आपका कह रहा है, तो आप कहिएगा कि आंसर इतना आना चाहिए, क्योंकि आप सॉल्यूट डाले हैं 1 गो, है ना, अच्छा सॉल्यूट हो गया के गो, 2 गो। तो जब प्रैक्टिकल किया जाएगा किसी इसका, मैंने यहाँ कैलकुलेट कीजिए तो पता लगा कि आंसर कुछ डिफरेंट आ गया। अब बताओ डिफरेंट क्यों आएगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशन रहेगा 1 सॉल्यूट के हिसाब से और इसका कैलकुलेशन रहेगा 2 सॉल्यूट के हिसाब से, तो आंसर तो डिफरेंट आना है ना। आप कैलकुलेशन कीजिएगा यहाँ पे 2 सॉल्यूट के हिसाब से, लेकिन अंदर तो यहाँ पे 1 ही सॉल्यूट है ना। इसीलिए कहा गया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे। जी हाँ, कुछ और पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कुछ ऐसे सॉल्यूट बदमाश है, बदतमीज है, एबनॉर्मल सॉल्यूट है, सब गंदा सॉल्यूट है, ये सब सॉल्यूट जो है ना बदमाशी करता है। आप डाल रहे हैं 1 गो, अंदर जाकर हो गया 2 गो, बताओ क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ कि एसोसिएशन हुआ, डिसोसिएशन हुआ, और 2 गो से 1 हो गया तो कुछ हो गया बाबू, एसोसिएशन हुआ। तो सॉल्यूट कुछ इस तरह से काम कर देते हैं जिससे एबनॉर्मल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है मेरे साथियों। तो इसी को हम एबनॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। और यहां से चीज और समझ सकते हैं आप कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पर ही क्यों डिपेंड करता है। भाई आप सॉल्यूट तो डाल ही रहे हैं, लेकिन अंदर जाके क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, इसलिए सॉल्यूट अंदर जाके जो होगा उसी पर डिपेंड करेगा पूरा प्रॉपर्टीज। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखिएगा, अच्छा से ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज को। तो भाई मेरे, अगर इस चीज को देखा जाए, ठीक है ना, तो हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए। अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिपेंड है किस पे बाबू, सॉल्यूट पे, है ना। तो यहां पे लिखते हैं स्मॉल n मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल n मतलब क्या बाबू,
मोल ऑफ सॉल्यूट। माने अगर यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट लिखे तो उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन सॉल्यूट क्या, सॉल्यूट कितना 2 3 4 5 मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कुछ रहेगा ना जी, तो उसको हम लोग सॉल्यूट लिखेंगे। यहाँ पे हम ए लिख रहे हैं ताकि मोल, मोल इज द यूनिट ऑफ सब्सटेंस है ना, तो स्मॉल एन क्यों लिखे, क्योंकि सॉल्यूट के लिए था। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन सॉल्यूट, क्लियर है। अब बाबू ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट वो है जो आपने डाला है, दैट इज इनिशियल, इनिशियल समझ रहे हैं, जो आपने डाला था, लेकिन अंदर जाके क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, तो एक और हम लिख रहे हैं इन, दैट इज फाइनल, है ना, दैट इज फाइनल। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं कि आप जो डाल रहे हैं सॉल्यूट वो आपका इनिशियल है, अब वहां जाके क्या हुआ फाइनल ये कोई नहीं जानता है। 1 से 2 हो गया कि 2 से 1 हो गया, ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए बाबू यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ना वो 2 भागों में बांट दिया। क्या बांट दिया कि एक थ्योरेटिकल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरेटिकल क्या हुआ कि हमने जो कहा कि हम इतना सॉल्यूट डाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल क्या हुआ, हमने कहा कि हम इतना सॉल्यूट क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। भाई जब हम कुछ सॉल्यूट डालेंगे उसमें, ध्यान रखिएगा, जब कुछ सॉल्यूट डालेंगे उसमें हम, तो उसके अनुसार से अपना कैलकुलेशन करेंगे, जो हमारा कैलकुलेशन दैट इज इनिशियल, है ना, जैसे थ्योरेटिकल, इसको आप थ्योरेटिकल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब बाबू ये हुआ प्रैक्टिकल, जो एकदम रियल में हुआ, क्या हुआ, तो यहां से एक अलग आंसर आएगा, यहां से एक अलग आंसर आएगा। कब, जब सॉल्यूट टूट जाएगा या कंबाइंड हो जाएगा तब, दैट मीन्स एसोसिएशन और डिसोसिएशन अगर होगा तब बाबू सॉल्यूशन के, ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वैल्यू में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर 1 सॉल्यूट डालें और 1 सॉल्यूट ही रह गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दैट इज नॉट एबनॉर्मल। एबनॉर्मल किसको बोलेंगे हम, जिसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, चेंज कर जाता है। और चेंज को क्या, चेंज क्यों करता है पता लगा आप लोगों को, चेंज इसलिए करता है कि कोई कोई सॉल्यूट डालने से डिसोसिएट हो जाता है और कोई कोई एसोसिएट हो जाता है, और यही कारण से उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, मतलब उसका आंसर चेंज कर जाता है, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल सॉल्यूशन। थोड़ा सा एबनॉर्मल के बारे में लिख लिया जाए, लिखा जाए एबनॉर्मल सॉल्यूशन नीचे डैश देकर लिखा जाए। when the practical colligative properties, when the practical colligative properties and theoretical, एक मिनट, when the value of, लिखिएगा, सॉरी पागल हैं हम, when the value of practical colligative properties and theoretical colligative properties are different, theoretical colligative properties are different, theoretical colligative properties are different, then this type of solution, this type of solution is known as abnormal solution, is known as abnormal solution। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग देखें समझें तो साफ साफ कहता है कि कोई सॉल्यूशन है, उसका अगर रियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखा जाए तो कुछ डिफरेंट है और कैलकुलेटेड जो है वो कुछ डिफरेंट है। तो इस तरह के अगर सिचुएशन में देखें हम कि वो सॉल्यूशन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि उसका थ्योरेटिकल कुछ आएगा, प्रैक्टिकल कुछ आएगा, इनिशियल कुछ रहेगा, फाइनल कुछ रहेगा, दैट इज नोन एज बाबू क्या बोलेंगे उसको, एबनॉर्मल सॉल्यूशन, है ना। तो एबनॉर्मल सॉल्यूशन किसे कहते हैं समझ में आया। चलिए पैराग्राफ चिन्ह में लिखिएगा, द रेशियो ऑफ फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड
इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखिए बाबू, इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। जी हाँ, वांट ऑफ फैक्टर, want of factor, it is given in 1886, it is given in 1886। भाई कहता है कि समझिए, फिर से एक बार मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डिफरेंट हो ही रहा है। तो भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या बाबू, एबनॉर्मल सॉल्यूशन। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो रेशियो, क्या डिफरेंस हो रहा है तो उसका एक रेशियो निकालता है। क्या बाबू, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइनल है ना, बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनिशियल। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइनल और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनिशियल, दैट इज नोन एज वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। ध्यान रखिए, वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। वांट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, है ना। अब तो हम लिख सकते हैं सीपी फाइनल, है ना, बाय सीपी इनिशियल। नहीं लिख सकते हैं, इसी चीज को कोई चाहे तो ऐसे लिख सकता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रैक्टिकल, नहीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल, है ना, THEO, थ्योरेटिकल। तो बाबू इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल मैंने समझ रहे हैं ना, फाइनल जो हुआ, बिल्कुल जो होने, जो हुआ देखा गया उसके अंदर जाके। और थ्योरेटिकल किसको कहेंगे हम लोग, थ्योरेटिकल किसको कहेंगे, जो हुआ, जो हमने किया, जो हमने डाला, उसमें हमने क्या डाला बाबू, 1, एक सॉल्यूट डाला। हमने कितना सॉल्यूट डाला, 1 सॉल्यूट डाला, है ना। और उसके अंदर जाके कितना हो गया बाबू, 2 सॉल्यूट्स हो गए, 1 और 2। तो ये हुआ बाबू प्रैक्टिकल, अंदर जाके देखा गया, दैट इज प्रैक्टिकल, दैट इज थ्योरेटिकल। अच्छे से समझिएगा आप लोग, इसको हम लोग आई कह सकते हैं। तो इस रेशियो को हम लोग आई कहते हैं बाबू। अब बाबू हम लोग क्या जानते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड है बाबू, एन मतलब मोल, एन मतलब कुछ बाबू मोल। हमने बताया था Cp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, कुछ देर पहले हमने बताया था। अब Cp जो है ना किस पर डिपेंड है, एन पे। तो हम ये भी लिख सकते हैं एन फाइनल बाय एन क्या बाबू, इनिशियल, दैट इज प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। अब बाबू दैट इज आई, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स। अब सोचने वाली बात है ना बाबू कि अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें हम, ठीक है ना, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो अब फॉर्मूला कहीं से भी इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, अब कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वांट ऑफ फैक्टर है मेरे साथियों। देखिए अब इसको कॉम्प्लेक्स मत बनने दीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको अच्छे से। भाई सिंपल बात यही है कि जो आपने सोचा था उसके अनुरूप नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आपका जो थ्योरी था वो आपका थ्योरी सोच हो गया, लेकिन जो हुआ वो प्रैक्टिकली हो गया। तो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों में डिफरेंट हुआ, इनिशियल और फाइनल, बस यही समझना चाहते हैं। और बाबू एन फाइनल मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब इसी चीज को अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करें बाबू पूरा लिख के, तो लिखेंगे बाबू W1 बाई M1, W2 बाई M2 इक्वल टू आई। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं ना। अब सवाल ये है ना बाबू कि जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसका तो सेम ही रहेगा, मॉलिक्यूलर मास तो घटे बढ़ेगा नहीं बाबू, ध्यान रखिएगा आप लोग। मॉलिक्यूलर मास में तो चेंजिंग होना नहीं है। तो भाई आप यहां से भी ऐसे ले सकते हैं, सॉरी बाबू, सॉरी मॉलिक्यूलर मास मैंने बोल दिया। ये जो वेट आप डालिएगा, वेट ग्राम वेट, सॉरी ये जो ग्राम वेट डालिएगा आप समझिएगा, ये जो ग्राम वेट डालिएगा W1, ये जाके भला ही तो अलग अलग भागों में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उसका वेट तो वही रहेगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। इसलिए W1 और W2 दोनों एक ही रहेगा बाबू, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं फिर से समझाना चाहता हूं, ये कोई सब्सटेंस जो हमने 5 kg डाला,
ठीक है ना। तो भाई 5 kg ही रहेगा अंदर जाके, ऐसा नहीं कि 10 kg चाहे 9 kg हो जाएगा, लेकिन यहां से अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज करेगा, मॉलिक्यूलर वेट चेंज कर जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना बाबू। W1 इक्वल टू W2, W1 इक्वल टू W2, तो हमारा नया जो I इक्वल टू आएगा, बताइए ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी M2 बाई क्या आ जाएगा बाबू, M1। अच्छा M2 बाई M1 मतलब समझ में आ रहा है, M2 मतलब क्या हो गया, ये फाइनल हुआ या इनिशियल हुआ, जी हाँ इनिशियल हो गया बाबू, ये कौची हो गया, फाइनल। तो आप कई तरीके से फॉर्मूला इसमें मतलब कर सकते हैं। फर्स्ट क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसे भी कर सकते हैं आप ये भी लिख सकते हैं फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइनल कोलिगेटिव का और नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल का, ऐसे भी। देखिए सारे फॉर्मूले सेम है बाबू, ये आप ध्यान रखिएगा, कोई फॉर्मूला गलत नहीं है, सब अपने अपनी जगह पर सही है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे इतना सारा फॉर्मूला हम किसको याद रखेंगे, भाई आप ये भी याद रखिएगा सब निकल जाएगा, हम तो सब ऐसे ही निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए अच्छे से समझिए। अच्छा ऐसा नहीं कि मैं आपको खुश करने के लिए सिर्फ एक बता दूं, चलिए आपको अच्छा लगा, बड़ा अच्छा है हल्का है और सारा बताऊं ही नहीं, तो फिर आपको भी उसमें लॉस ही है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा अभी इतना आप लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू, अच्छे से समझिए, घर जाके इस पर देखिएगा अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे ले चले मेरे प्यारे साथियों, तो आपको भी अभी हमने बताया था, ठीक है ना, अभी भी हमने बताया था आपको समझिएगा कि ये जो पार्टिकल्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक को बोलते हैं डिसोसिएशन और एक को क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। ये 2 से कितना हो गया 1, बता, 2 से क्या हो गया, 1 हो गया, 1 से 2 हो जा रहा है, 2 से 1, बताओ इसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे बाबू, डिसोसिएशन, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएशन, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या होता है आपको समझ में आया, जब एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल्स बाबू ब्रेक हो रहे हैं, दैट इज नोन एज बताइए आप लोग, एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल्स डिसोसिएशन और 2 पार्टिकल से 1 पार्टिकल्स क्या हो बाबू, एसोसिएशन, है ना। इस प्रकार से आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए भी लिख सकते हैं फॉर्मूला। बताइए पहले क्या बता चुके हैं, फाइनल, पहले फाइनल वाला लिखिएगा, चाहे किसी का भी लिखिए, फाइनल बाय इनिशियल, समझ गया ना। फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डिसोसिएशन, फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएशन, आप जो भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, सॉरी डिसोसिएशन में डिसोसिएशन रहेगा सिर्फ, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएशन, है ना, फाइनल कोलिगेटिव सॉरी इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएशन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इस तरह से अगर आप लोग समझें या देखें, ठीक है ना, तो आप कहीं भी आप देखिए फॉर्मूला, कहीं भी फॉर्मूला देखिए, सब जगह एक ही फॉर्मूला है बाबू, आप समझ रहे हैं कि बहुत सारा फॉर्मूला है, सब जगह एक ही फॉर्मूला है, फाइनल बटा इनिशियल, प्रैक्टिकल बटा थ्योरेटिकल, बस इसी को समझना है हम लोग। प्रैक्टिकल अलग हो जाता है, थ्योरेटिकल अलग हो जाता है, जी हाँ। थ्योरी हमारा कह रहा है कि हम एक पार्टिकल डालने हैं, यहां जाकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो गया, साइज भला ही छोटा हो, है ना, तो अच्छे से ध्यान रखना है आप। और एक चीज और ध्यान रखना है कि आई जो है ना मोलर मास के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक तो मैं भूल ही गया था, अभी भी मैंने बताया था यहाँ पे आई इक्वल टू M2/M1, जी हाँ, मोलर मास जो 1 है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 के बाबू है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि मोलर मास जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, आई का, क्योंकि अपोजिट है ना, वो उल्टा हो गया सारा में। देखिए सॉरी फिर से मैं दिखा दूं आपको, M2 जो है ना वो क्या है, इनिशियल है बाबू, M2 क्या है, इनिशियल है, देखिएगा उसमें कैलकुलेशन हमने किया है, और ये क्या है, फाइनल है, तो सारे में फाइनल जो है से ऊपर है, सब में देखिए आप कहीं भी सारे फॉर्मूले फाइनल ऊपर है, लेकिन यही एक फॉर्मूला है जिसमें फाइनल कहाँ है, नीचे है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको। तो मोलर मास जो होता है वो 1 फैक्टर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इट मींस
अगर मास बढ़ रहा है आपका तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, घटते जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है आपको पहले समझ में आया कि वांट ऑफ फैक्टर हम कहेंगे किसको, ठीक है ना। वांट ऑफ फैक्टर हम कहेंगे किसको भाई, वांट ऑफ फैक्टर कहने के लिए कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ यह समझना है कि क्या आपने जो सॉलिड उसमें डिसॉल्व किया था, समझिएगा, आपने जो सॉलिड उसमें डिसॉल्व किया था वही है कि चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो वांट ऑफ फैक्टर होगा, चाहे वो एसोसिएट हो चाहे डिसोसिएट हो। अगर चेंज हो रहा है तो वांट ऑफ फैक्टर होगा, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वांट ऑफ फैक्टर नहीं होगा, सिंपल बात है, अच्छे से ध्यान रखना है। इसी को हम लोग बाबू बोलते हैं एबनॉर्मल सॉल्यूशन एंड द रेशियो ऑफ फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर नोन एज क्या बाबू, आर नोन एज क्या उसको कहेंगे, वांट ऑफ फैक्टर, है ना। इसी को आप अलग तरीके से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, द वैल्यू ऑफ प्रैक्टिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड द वैल्यू ऑफ थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्या बाबू, वांट ऑफ फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। तो आई के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं बाबू, आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और एक बार अच्छे से समझना चाहिए। अब थोड़ा सा आपको ले चलते हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन की ओर। बता सकते हैं डिसोसिएशन में क्या होता है बाबू, है ना, डिसोसिएशन में क्या होता है पता है आप लोगों को, डिसोसिएशन में होता क्या है बाबू, डिसोसिएशन में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में माने 1 2 इसका नंबर बढ़ता है, साइज छोटा हो जाता है, इसमें साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो टॉपिक का नाम लिखिए बाबू, इसको स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना, क्या लिखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टॉपिक का नाम लिखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखिएगा। when a molecular solute dissolve in a solvent, when a molecular solute dissolve in a solvent and it break into two or more ions, that is called degree of dissociation, degree of dissociation. Let the लिखिए बाबू, let the solute be 1 mole, let the solute be 1 mole, let the solute be 1 mole, 1 mole, and its dissociation be alpha, and its dissociation be alpha, लिखिए बाबू, and its dissociation be alpha, लिख लिया बाबू। after t time it dissociate n mole, चलिए देखिएगा, चलिए मान लेते हैं बाबू कि ए है इधर बी है, ए क्या है बाबू, रिएक्टेंट है। इसको डिसोसिएशन के हिसाब से समझिए आप लोग, तो मतलब एक पार्टिकल्स ब्रेक हो रहा है, 2 पार्टिकल्स का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बढ़ रहा है। चलिएगा तो आप थोड़ा सा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जानते होंगे आप लोग, कि चलो मान लेते हैं कि इसका 1 मोल रिएक्टेंट है, ठीक है ना, और यह अल्फा डिसोसिएट हुआ, कितना डिसोसिएट होगा बाबू, अल्फा डिसोसिएट, जब भी इधर जाएगा तो अल्फा टूट के जाएगा। अब बताइए बाबू कि आफ्टर टी टाइम अगर देखें बाबू, तो अगर इस तरफ अल्फा टूट के जाएगा, समझिएगा, इस तरफ अल्फा टूट के जाएगा बी तरफ, तो भाई इसमें से तो अल्फा घटेगा ही ना, समझिएगा आप लोग, इसमें से अल्फा क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी, जब इसमें से अल्फा घट जाएगा बाबू, समझिएगा, जब इसमें से क्या घट जाएगा, अल्फा घट जाएगा, तो भाई यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा तो बचेगा ही। अब जाहिर सी बात है कि जितना अल्फा घटा उतना अल्फा उस तरफ गया या नहीं गया, बिल्कुल गया मेरे साथियों। अब सोचना ही है कि कितना मोल गया, तो हम इसको मान लेते हैं कि n मोल गया।
इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा में। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स बढ़ रहा है, एक पार्टिकल से बहुत सारे पार्टिकल्स, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर बाबू 3 पार्टिकल से अगर एक पार्टिकल्स होता तो हम डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बढ़ रहा है बाबू, ठीक है ना, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये एसोसिएशन होता तो हम अल्फा बाई एन कर देते। क्यों? क्योंकि हमको छोटा करना है ना, बड़ा नहीं करना, छोटा करना है। यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बताइए 1 माइनस अल्फा एन अल्फा। वाई इट इज एन अल्फा? क्योंकि एन क्या है? मोल है, ठीक है ना। 1 मोल सॉल्यूट था, तो भाई इधर कुछ ना कुछ तो मोल गया ना जी। कितना मोल गया? एन मोल गया, ठीक है। चलिए टोटल मोल बताइए। टोटल मोल इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बाबू अगर अल्फा कॉमन ले सकते तो ले लीजिए। अल्फा अगर माइनस अल्फा, ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस अल्फा कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, कि प्लस अल्फा लें, हम लोग प्लस अल्फा कॉमन ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लस अल्फा कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 1, क्या लिख देते हैं, एन माइनस 1। अच्छे से कॉमन लीजिएगा आप लोग, अच्छे से कॉमन लीजिएगा। देखिए अल्फा, देखिए यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे एन से तो एन अल्फा आ जाएगा, ये माइनस अल्फा आ जाएगा ना मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना। अच्छे से कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो बाबू ये टोटल मोल हो गया, ठीक है। अब टोटल मोल जो है, ध्यान रखिएगा, टोटल मोल कहाँ है बाबू? टोटल मोल कब है? जब हम लोग रिएक्टेंट पूरा रिएक्शन हो रहा है। तो बाबू अगर हम आई निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें बाबू? आई बोले तो 1/2 फैक्टर, तो हम लोग क्या जानते हैं? एन फाइनल। बताओ एन फाइनल बाई एन इनिशियल, बताइए बाबू, एन फाइनल बाई एन इनिशियल। कहीं भी कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना है। आप सोच रहे हो सर बहुत सारा फॉर्मूला बता दिए आप, अरे कोई फॉर्मूला नहीं बताए, हम सिर्फ एक फॉर्मूला बताए हैं, फाइनल बाई इनिशियल, ठीक है ना, बस, और कुछ नहीं। सारे में एक ही बात है, फाइनल बाई इनिशियल, एन फाइनल बाई एन इनिशियल। बताओ व्हाट इज द एन फाइनल? एन फाइनल इज 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, माने फाइनल मोल, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स। बताओ 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 है ना, बाय हमारा इनिशियल मोल कितना था? 1 मोल। शुरुआत में हम लोग एक ही मोल से शुरू किए थे बाबू, समझिएगा, एक ही मोल हमारे पास था और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतना सारा हो गया। बताओ तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। क्लियर है आप लोग? चलिए हम इसको पूरा जो है टर्म, ध्यान रखिएगा, पूरा टर्म यहाँ पे इसको इधर ले आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस 1। एनी प्रॉब्लम? चलिए कोई प्रॉब्लम आपके पास होना नहीं चाहिए बाबू, सिर्फ माइनस इधर ले आए हैं। अगर हम अल्फा इक्वल टू लिखें, ध्यान रखिएगा, अल्फा इक्वल टू लिखे बाबू, ध्यान रखिएगा, अल्फा इक्वल टू, बताइए अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? बताइए हमको। आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1, ठीक है, आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1। क्लियर है? चलिए तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया है ना, अल्फा इक्वल टू डिसोसिएशन, इसको हम लोग कहेंगे। अब क्या है ना कि कहीं कहीं आई का वैल्यू अलग तरीके से भी आता है। जैसे देखिए m2 बाई m2 मतलब बोले तो बताइए m2 क्या? अभी बताया था हमने m2 बाई m1, m2 बाई m1, इसका मतलब क्या? m2 इनिशियल, यहाँ बाबू इनिशियल था ये, ठीक है ना, और ये m फाइनल था। यही एक पॉइंट है जो उल्टा है बाबू, मैं बताया हूं कि बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। m माने मॉलिक्यूलर वेट, तो ये फाइनल जो है ना, फर्स्ट माना था हमने, तो बाबू देखिए सब में ऊपर फाइनल है, इसमें उल्टा है, इसलिए हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा है कि मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/2 फैक्टर। तो m2 बाई m1 है ना। अब इसको हम mi कहे हैं इनिशियल, इसको हम mf कहते हैं, m फाइनल। कोई दिक्कत? मॉलिक्यूलर वेट इनिशियल और मॉलिक्यूलर वेट फाइनल, तो इसको हम फिर से लिख रहे हैं, mi मतलब इनिशियल और mf क्या बाबू? फाइनल। क्लियर? समझ लीजिएगा ना आप लोग कि इनिशियल का है और एक किसका है बाबू? फाइनल का है। चलो कैपिटल दे रहा हूं मैं, फिर रेडमी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब इस चीज को हम आई को वैल्यू को हम यहां पे पुट कर सकते हैं। देखिए बाबू, अल्फा इक्वल टू एम आई बाई एम एफ माइनस 1 बाई एन माइनस 1। क्लियर? क्लियर है आप लोग? चलिए अब देखिए इसको दे रहे हैं ये अल्फा इक्वल टू एम आई माइनस एम एफ बाई एम एफ बाई एन माइनस 1। तो अब चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम आई
माइनस एम एफ बाई एम एफ इंटू एन माइनस वन। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या आपकी इच्छा है कि नहीं सर हम आई का वैल्यू यहाँ पे निकाल के डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे हम, तो जैसे आप बनाइए। मेरा तो हर तरीके से बताना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपको बुक में इस तरह का ही फॉर्मूला मिल सकता है। अब एमएफ के रूप में हो सकता है, देखिए बाबू ये फॉर्मूला कई रूप में हो सकता है, ऐसा नहीं है। कोई M1 M2 भी मान लेता है, कोई प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल भी मान लेता है, MPT ऐसे भी मान लेता है। तो डिपेंड करता है मानने वाला पर उसको क्या मान कर रहा है, ठीक है ना। अब अच्छे से ध्यान रखिएगा, आई माने इनिशियल, IF माने फाइनल, ये बिल्कुल उल्टा होता है। यही पे मेन पॉइंट है बाबू समझने में। चलिए क्लियर है आप लोग मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे बाबू, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, है ना। डिग्री ऑफ एसोसिएशन कुछ नहीं होगा उसमें, बस इसमें n से डिवाइड करें। जो हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया बस n से डिवाइड करेंगे। क्यों? एसोसिएशन में छोटा होता है। देखिए मल्टीप्लाई करने से कोई चीज बड़ा होता है, ठीक है ना। अब डिवाइड करने से कोई चीज क्या होता है, छोटा होता है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर तो अलग बात है, आपका सोचिए उतना चला गया तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव टर्म नहीं ना आएगा जी, वो ब्रेक हुआ तो 1 2। अगर एक पार्टिकल्स हम डाल रहे हैं कोई सॉल्वेंट में तो ये टूटेगा तो 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट में ब्रेक होगा, -3 पार्ट में ही टूट जाएगा। नहीं, सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं। तो टॉपिक का नाम लिखिए बाबू, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जी हाँ, राइट द न्यू टॉपिक, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन लिखिए, when the total number of solute combine together in solvent and form a bigger solute is called degree of association, is called degree of association। जी हाँ, इसमें क्या है बाबू कि एक सॉल्यूट है जो है ना हम डाल रहे हैं, तो बाबू एक सॉल्यूट हम नहीं डाल रहे हैं। इसका पहले पिछले बार क्या था कि एक सॉल्यूट डाल रहे हैं, 2-3 सॉल्यूट में ब्रेक हो गया तो डिसोसिएट हो रहा था। लेकिन इस बार हम डाल रहे हैं 2 सॉल्यूट, और जो बहुत सारे सॉल्यूट मिल के एक नया सॉल्यूट बड़ा सॉल्यूट बना दे रहे हैं, ठीक ना। तो वेट तो उसका वही रहेगा ना, बस मॉलिक्यूलर चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसीलिए वहां पे जो हमने जो मोल वाला जो पे बात आया था ना, n फाइनल बाई n इनिशियल, ठीक है, उसमें हमने पुट किया था WF बाई MF बाई WI बाई MI, है ना। तो देखो W से ये वाला कट जाएगा बाबू, क्योंकि उसका वेट में कोई चेंजिंग होना ही नहीं है। चेंज कहाँ होगा, मॉलिक्यूलर में। तो MI ऊपर चला गया और MF कहाँ चला आया, नीचे। और यही जो है ना I का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि मॉलिक्यूलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वांट ऑफ फैक्टर दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल I। अब देखिए आप सब कुछ वही लेट कर लीजिए। लेट द अमाउंट ऑफ सॉलिड बी 1 मोल व्हिच एसोसिएट अल्फा, है ना। आफ्टर टी टाइम इट एसोसिएट कितना बाबू, n मोल। तो बाबू अल्फा बाई n कर लेंगे हम। यही इसमें पॉइंट है बाबू कि इसमें n क्यों, इसमें डिवाइड क्यों किया गया, उसमें मल्टीप्लाई क्यों किया गया। भाई वो डिसोसिएट हो रहा है, उसका अमाउंट बढ़ रहा है, एसोसिएशन इसका अमाउंट घट रहा है। तो डिवाइड करने से क्या होता है बाबू, घटता है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। टोटल मोल्स निकाल लेंगे बाबू, टोटल मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। भाई अगर अल्फा आप कॉमन ले लीजिएगा, प्लस अल्फा कॉमन लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, 1 बाई n माइनस 1। आप देखिए फिर से कैलकुलेशन करके वही आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो n अल्फा बाई n आ जाएगा, इधर जाकर माइनस में अल्फा आ जाएगा, ये बोला जाएगा ना। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा सकते हैं आप, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 माइनस n बाई n, 1 माइनस n बाई n, ऐसा भी कर सकते हैं आप। चलिए ये टोटल मोल्स हमको मिल गया। फिर से वही चीज करना है, I इक्वल टू n फाइनल, नंबर ऑफ फाइनल मोल बाई नंबर ऑफ क्या बाबू, इनिशियल। अब इसी को पुट कर दीजिए, फाइनल क्या था हमारा, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस n बाई n बाई 1। भाई 1 क्यों, इनिशियल हमारा तो 1 ही मोल था ना, और ये हमारा फाइनल मोल आया, ठीक है। अब यहां से फिर अल्फा का वैल्यू निकालिए, ठीक है ना।
और फिर वही फिर आई का वैल्यू आप चाहे तो पुट कर सकते हैं एम आई बाई एम एफ, फिर से लंबा सा एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? अब आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, कैलकुलेशन तो करना ही आता होगा, लेकिन बाबू एक बहुत सिंपल सा एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। क्या आता है समझिए, क्वेश्चन पूछता है ना कि व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ K2SO4, व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ K2SO4, व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ Al2SO4 का होल 3, है ना। तो भाई सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए आप लोग कि वांट ऑफ फैक्टर मतलब ब्रेक होना। भाई अगर कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, इसको हम लोग 2 से बैलेंस करेंगे, इसको 1 से बैलेंस करेंगे, है ना, Al2 प्लस SO4 का होल -2, इसको +3, इसको हम लोग 2 से, इसको 3 से हम लोग बैलेंस करेंगे। चलिए क्लियर है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे अगर टोटल देखें बाबू तो 2 और 1 3 आ गया बाबू, तो I = 3 लिख देंगे। कैसे लिखे समझ में आया? 2 यहाँ पे है ना जी, 1 यहाँ पे है ना जी, 2 और 3 कितना गया 5, I = 5। बताओ किसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा आया? Al2SO4 का आया। अब बताओ बाबू जिसका वांट फैक्टर ज्यादा आएगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब वेपर प्रेशर, कोई भी सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसके ज्यादा होंगे, ठीक है ना। अब सवाल ये है ना बाबू कि कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है ना कि किसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सॉरी किसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अरे जिसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा उसका सब कुछ ज्यादा होगा, चाहे वो डिग्री ऑफ चाहे वो वेपर प्रेशर वाली बात हो, चाहे वो क्या हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे क्या हो मतलब क्या बोलते हैं उसको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो, कोई भी हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, उसका सब ज्यादा होगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि K2SO4 ऑप्शन नंबर ए, बी है बाबू यूरिया, सी है ग्लूकोज C6H12O6 और डी क्या है बाबू Al2SO4 का होल 3। तो अगर हम पूछे इसमें किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, किसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछ दिए, इसका मतलब चारों ना पूछ दिए जी, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ दिए हम। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेपर प्रेशर वाली बात, दूसरा बाबू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉरी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर, सारे पूछ दिए। तो सारे के सारे ज्यादा किसका होगा? इसका। आप सोच सर इसके बारे में तो बताएं, इन दोनों के बारे में नहीं बताएं, यूरिया और क्या बाबू ग्लूकोज, आपको पता ना है कि सब क्या है कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, ये जो ब्रेक ही नहीं होंगे बाबू, तो इसका तो 1 ही हो जाएगा आई। जी हाँ, इन लोग का आई 1 ही रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आई क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिए कि इसका आई 1 क्यों रहेगा। मैं दिखा दूं आपको, C6H12O6 भाई ब्रेक ही नहीं होंगे, C12 बस इसमें 1 से मल्टीप्लाई है तो 1 ही रह गया इसका आई। तो जो बाबू जितने भी कोवैलेंट हैं वो सारे का आई कितना रहेगा 1 रहेगा मेरे साथियों। और जानते हैं ये वाला पॉइंट एकदम कंफर्म रखिए, कल इस पॉइंट से इतना बढ़िया न्यूमेरिकल बनेगा ना बाबू, इतना बढ़िया की मत कहिए, इस अच्छे से याद रखिए इसको, ठीक है ना। पूछिए क्यों बनेगा अच्छा न्यूमेरिकल, क्योंकि भाई अगर कोई सॉल्वेंट में ध्यान रखिएगा, अगर कोई सॉल्वेंट में कोई डाल दिया K2SO4 तो भाई पक्का ही डिसोसिएट होगा ना, नहीं होगा कि नहीं। अगर कोई यूरिया डाला, ग्लूकोज डाला तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो आई वही रहेगा ना। तो भाई डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है चेंज कर जाता है, इन लोगों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा मेरे साथियों। बताओ इन लोगों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों नहीं चेंज करेगा, इन लोगों क्यों चेंज करेगा, क्योंकि भाई इन लोग डिसोसिएट हो सकते हैं, ये अपने आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, इसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा रहा है ना। एक चीज और देख लीजिए, अच्छा बताओ बाबू कि अगर कोई चीज एसोसिएशन हो रहा है तो उसका वांट ऑफ फैक्टर घटेगा कि बढ़ेगा। याद रखिएगा बाबू, एसोसिएशन जब भी एसोसिएशन होगा ना तो आई का वैल्यू कम हो जाता है 1 से। पूछो क्यों भाई, सबसे पहले समझिए ना कि 1 होने का मतलब क्या है। 1 होने का मतलब क्या है कि 1 होने का मतलब वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल सॉल्यूशन है। जी हाँ, 1 होने का मतलब क्या है कि अपने पार्टिकल्स में ब्रेक हो ही नहीं रहा है, ये अपने आयंस में ब्रेक हो ही नहीं रहे हैं। और जैसे ही मोर देन 1 आया बाबू तो भाई एसोसिएशन या डिसोसिएशन तो शुरू हो गया ना। भाई पार्टिकल्स ब्रेक होगा तो भाई एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ
कि दो पार्टिकल से एक पार्टिकल्स हो रहा है, तो और छोटा हो रहा है ना, इसलिए को हमने छोटा कर दिया है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी एसोसिएशन होगा तो वांट ऑफ फैक्टर 1 से क्या होगा, छोटा होगा, और जब भी डिसोसिएशन होगा वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छे से याद रखिएगा इस पॉइंट को। डिसोसिएशन मतलब क्या होना, टूटना, ब्रेक होना। इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई किया था हमने एन अल्फा, इसमें डिवाइड किया था हमने अल्फा बाई एन। ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा अच्छे से बात। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। मैं कल आपको मिलूंगा तो नए न्यूमेरिकल्स के साथ मिलूंगा, ठीक है ना। गुड लक।